स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 19 के सारे न्यूमेरिकल्स को। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन आवर लेक्चर्स। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है इस चैप्टर नंबर 19 का, वो ये कह रहा है कि दो कॉइल्स हैं और उनको हमने प्लेस किया है एडजेसेंट टू ईच अदर। एडजेसेंट टू ईच अदर का मतलब होता है कि वो एक दूसरे के सामने, एक दूसरे की लाइन में, एक दूसरे के साथ हो, लेकिन बेशक भले आपस में टच ना हो लेकिन एडजेसेंट टू ईच अदर है। एंड अ चेंज इन द फर्स्ट कॉइल induces an EMF of 0.5 वोल्ट इन द सेकंड कॉइल। जब हम करंट को चेंज कर रहे हैं प्राइमरी कॉइल के अंदर, फर्स्ट कॉइल के अंदर, तो करंट का चेंज करना पहली कॉइल के अंदर वो इंड्यूस कर रहा है EMF को दूसरी कॉइल के अंदर, और वो जो EMF दूसरी कॉइल के अंदर इंड्यूस हो रही है वो 0.5 वोल्ट की है। इसी वजह से हमने लिखा है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो 0.5 वोल्ट है। अब वो ईएमएफ इंड्यूस सेकेंडरी कॉइल में या दूसरी कॉइल में हो रही है, इसी वजह से हम यहाँ पर E2 भी लिख सकते हैं या ES यानी ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमें ये कहा जा रहा है कि इफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 0.2 हेनरी, अगर इन दोनों के दरमियान जो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रही है वो 0.2 हेनरी है। एच जो है वो यूनिट हेनरी का है, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी है। तो हमने लिखा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है आपके पास यहाँ पर बराबर है 0.2 हेनरी के। कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द फर्स्ट कॉइल, पहली कॉइल के अंदर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो कितना है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, लेकिन पहली कॉइल के अंदर करंट चेंज हो रहा है, इसी वजह से हमने उसको लिखा डेल्टा आई पी, यानी चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब यहाँ पर हमने लिखी इसकी डेटा। अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, ये मैंने ड्राइव करवाया था आपको म्यूचुअल इंडक्शन वाले टॉपिक के अंदर, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि ईएमएफ जो सेकेंडरी कॉइल के अंदर होगी वो बराबर होगी जो करंट चेंज हो रहा है प्राइमरी कॉइल के अंदर। तो इस वजह से आपके पास ये फार्मूला आया था ईटा एस इज इक्वल माइनस एम इंटू डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी, सॉरी। अब यहाँ पर आपके पास जो है, आपको मालूम करना है डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, यानी कि जो करंट पहली कॉइल में चेंज हुआ है वो कितना है। इसी वजह से आपने इस पूरे को मालूम करना है। तो इसके साथ ये जो एम और ये जो माइनस एम मल्टीप्लाई हैं, जब बराबर की दूसरी साइड चले जाएंगे तो ये जो एम मल्टीप्लाई वाली है ये आपस में यहाँ डिवाइड हो जाएगी, और ये जो माइनस है बेशक यहाँ हो या यहाँ हो, लेकिन वो होगी दोनों के साथ ही। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको मालूम करना है इस टर्म को, यानी करंट के अंदर जो चेंज आ रही है उसको। तो इसी वजह से जो ईएमएफ सेकेंडरी की आपने यहाँ पर लिखी है वो कितनी है, 0.5 आपने लिखी। जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वहां पर वो कितनी है जी, वो 0.2 है। 0.5 को आप डिवाइड करते हैं 0.2 के साथ तो आपको वैल्यू आता है 2.5, और ये वैल्यू आता है माइनस में, और ये आपका बराबर है डेल्टा आई और डेल्टा टी के, यानी चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल इन द प्राइमरी कॉइल। ठीक है। अब यहाँ पर यह हुआ कि प्राइमरी कॉइल के अंदर जो करंट चेंज हुआ आपका वो बराबर है 2.5 एम्पेयर पर सेकंड के, क्योंकि करंट का यूनिट एम्पेयर और टाइम का यूनिट सेकंड। क्योंकि हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड पूछ रहा है कि टोटल करंट प्राइमरी कॉइल के अंदर कितना चेंज हुआ, और हमें बताना है वो वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड उसका। जब आप मैग्नीट्यूड बताना चाहते हैं और आप डायरेक्शन आप नहीं बताना चाहते, तो आप उसको प्लस में भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब आपके पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल है वो 2.5 एम्पेयर है। अब यहाँ इस जवाब का मतलब ये है कि जब 2.5 एम्पेयर करंट चेंज हुआ प्राइमरी कॉइल के अंदर, तो इसके चेंज होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ वो वोल्टेज 0.5 वोल्ट का है, और ये प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्टेंस का है, और ये हमारा बेशतर औकात ट्रांसफार्मर के अंदर इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर 2 है वो बिल्कुल एक किस्म का एमसीक्यूज जैसा है, जो आपका एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है, जिसके अंदर हमें ये कहा गया है कि एक कॉइल है जिसकी इंडक्टेंस 0.5 हेनरी है। इसकी इंडक्टेंस 0.5 हेनरी हो गई, और वो एक्सपीरियंस कर रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 2 एम्पेयर पर सेकेंड, यानी इसमें से जब करंट गुजर रहा है तो करंट गुजरने के टाइम जो करंट में चेंज आ रही है वो 2 एम्पेयर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 2 एम्पेयर की करंट की चेंज आ रही है।
अब आपने क्या करना है कि कैलकुलेट करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। अब इस करंट के चेंज होने की वजह से इस कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो कितनी होगी। क्योंकि हमें यहाँ पर एक ही कॉइल के बारे में कहा गया है तो हम समझेंगे कि ये जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस है, यानी कॉइल के अंदर करंट चेंज हुआ और उसी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुई, यानी कि ये सेल्फ इंडक्टेंस है। अगर यहाँ बात दो कॉइल की होती तो फिर वहां हम फॉर्मूला लगाते म्यूचुअल इंडक्टेंस वाले का। यहाँ पर बात एक ही कॉइल की है, इसी वजह से हमने जो है इंडक्टेंस का, इसी वजह से यहाँ पर जो इंडक्टेंस का वैल्यू लिखा है हम वो सेल्फ इंडक्टेंस वाली सिंबल में लिखेंगे, वो है L इज इक्वल टू 0.5 हेनरी। और उसके साथ साथ जो करंट में चेंज आई है वो डेल्टा आई और डेल्टा टी वो 2 एम्पियर पर सेकंड है। और हमने ईएमएफ मालूम करनी है, हमने इसी वजह से ईटा की साइन यहाँ पर लगाई। अब हम आ रहे हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पर हमने ईएमएफ का वो फार्मूला लगाया जो सेल्फ इंडक्शन वाले फार्मूले में लगता है, वो है E इज इक्वल टू माइनस एल इंटू डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। अब ये माइनस क्यों लगती है और ये फार्मूला बनता कैसे है, हमारे सेल्फ इंडक्शन वाले वो वीडियोस आप जरूर देखें जिसमें हमने इन चीजों को आसानी के साथ डिस्क्राइब किया हुआ है। अब यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, एल की जगह आपने वो वैल्यू जो एल का है वो पुट करना है जो कि 0.5 है। डेल्टा आई और डेल्टा टी की जगह आपने वो वैल्यू पुट करना है जो कि यहाँ पर है वो 2 है। और आपने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आया 1। यहाँ पर माइनस ऑलरेडी थी इसी वजह से आपने यहाँ पर माइनस दी। तो इस वजह से ईएमएफ का जो वैल्यू आया है वो -1 जो है एम्पेयर या -1 वोल्ट आपके पास आया है। 1 वोल्ट इस वजह से क्योंकि ईएमएफ भी पोटेंशियल डिफरेंस है। अब अगर आपके पास कुछ इस तरह हो कि 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं और 2 को भी हम 2 लिखते हैं और 2 और 2 कैंसिल हो गए और इसको हम 1 लिख सकते हैं, तो ऐसे भी आप मैथमेटिकली एमसीक्यूज के अंदर आसानी बनाने के लिए इन चीजों को लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 3 के अंदर ये है कि हमारे पास टू कॉइल्स हैं जिनको हमने एक दूसरे के क्लोज प्लेस किया, एक दूसरे के सामने रखा है। अगर चेंज इन करंट ऑफ 3 एम्पियर पर सेकेंड को हम करते हैं फर्स्ट कॉइल के अंदर, अगर हम इस प्राइमरी कॉइल के अंदर हम करंट को चेंज करते हैं डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी करते हैं 3 एम्पियर पर सेकेंड, तो इसके चेंज होने की वजह से जो इंड्यूस होती है ईएमएफ वो होती है सेकेंडरी कॉइल के अंदर, जो कि यहाँ पर लिखा है वो है हमारी 4 वोल्ट। तो बताएं कि वहां पर ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कितनी है। अगर करंट चेंज हो प्राइमरी कॉइल के अंदर और वो करंट 3 एम्पियर पर सेकंड चेंज हो और उसके नतीजे में सेकेंडरी कॉइल के अंदर 4 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हो, तो बताएं कि वहां पर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उन कॉइल्स की वो क्या है। तो हमारे पास यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला ही फार्मूला लगेगा। वो डेटा के अंदर हमने ये दो चीजें लिखी और हमें चाहिए म्यूचुअल इंडक्टेंस। ES ईटा एस इज इक्वल टू माइनस एम इंटू डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। ये ईटा सिंबल है ईएमएफ की और ये बराबर है इसके। अब हमने क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है। हमारे पास अगर आपको मालूम करना है इस म्यूचुअल इंडक्टेंस को, तो इस वजह से आपने क्या करना होगा कि ये जो डेल्टा आई पी और डेल्टा टी वाला पूरा का पूरा फैक्टर है, इसको आप बराबर की जब दूसरी साइड लेके आएंगे तो वो हो जाएगा डिवाइड का, क्योंकि ये इस एम के साथ मल्टीप्लाई में है। जब बराबर के इस साइड आ गया और वो हो गया डिवाइड का, तो अब आपके पास है माइनस ईटा एस अपान डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू एम। अब आपने क्या करना है, ईएमएफ जो सेकेंडरी की है आपने उसकी जगह उसका वैल्यू पुट करना है, डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी का जो वैल्यू है आपने उसकी जगह वो वैल्यू पुट करना है, सॉरी 3 पुट करना है। 4/3 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू आएगा -1.33, जो कि ये वाली सेम माइनस यहाँ पर चलती आ रही है। अब आपको वैल्यू आप जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस का माइनस में लिखें या आप उसका जो वैल्यू है वो प्लस में लिखें। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल 1.33 हेनरी, कोई इशू नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू है इन दो कॉइल्स के दरमियान वो 1.33 हेनरी का है। डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 4 भी जो है वो हमारा ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है, बिल्कुल इजी और आसान है। जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि एक ट्रांसफार्मर है जिसको 200 टर्न्स हैं प्राइमरी कॉइल के अंदर। अगर उसको प्राइमरी कॉइल के अंदर टर्न्स हैं तो मतलब अगर ये प्राइमरी है तो इसको 200 टर्न्स हैं। तो इसी वजह से हम कहेंगे कि भाई नंबर ऑफ टर्न्स जो प्राइमरी के हैं यानी एन पी वो हो गए आपके 200 टर्न्स एंड 400 टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। और सेकेंडरी कॉइल जो है उसको 400 टर्न्स हैं।
यानी n इज इक्वल टू 400। अब ये नंबर ऑफ टर्न्स या ये n सेकेंडरी की है, इसी वजह से हम इसके साथ ns लगाएंगे, तभी हमने यहाँ पर लिखा ns इज इक्वल टू 400 टर्न्स। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये जो वोल्टेज है जो कि प्राइमरी कॉइल के अंदर है, यानी जो Vp है यानी वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, वो हमारे पास है 120 वोल्टेज, और वो हमने लिखा कि हमारे पास है 120 वोल्ट। तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि Vp इज इक्वल टू 120 वोल्ट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो वोल्टेज हमने सेकेंडरी वोल्ट कॉइल के अंदर मालूम करना है, वो हो जाता है Vs यानी सेकेंडरी वोल्टेज। तो यहाँ पर हमने लिखा Vs इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन कुछ ये है कि हमने ये फार्मूला पढ़ा है Vs अपॉन Vp सेकेंडरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय प्राइमरी वोल्टेज इज इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी। हमने जब वोल्टेज सेकेंडरी का मालूम करना है तो इसी वजह से हमने उसको लिखा सेम। वोल्टेज हमें प्राइमरी का मिला हुआ है और वो हमारे पास है 120 वोल्ट, तो हमने उसकी जगह लिख दिया है 120 वोल्ट। इस इक्वल की हमने साइन यहाँ पर दी है। नंबर ऑफ टर्न्स जो सेकेंडरी की हैं वो 400 हैं, नंबर ऑफ टर्न्स जो आपके पास प्राइमरी के हैं वो 200 हैं, और वो हमारे पास यहाँ पर है। ये जो आपके पास जीरोज और जीरोज है ये एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल, तो बाकी आपके पास बचेगा 4/2, और यहाँ पर बचेगा Vs/120। अब ये जो वोल्टेज सेकेंडरी का है यहाँ पर ये जो 120 है, और ये जो आपके पास 4/2 है, जब 2 का टेबल 4 पर जाएगा तो वो जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2। अब आपको वैल्यू याद करना है या समझना है या मालूम करना है वोल्टेज सेकेंडरी का, इसी वजह से ये इसके डिवाइड में जो 120 है जब बराबर की दूसरी साइड जाएगा तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई का। इसी वजह से आपने इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जब 120, तो आपको वैल्यू मिलता है 240, और ये वोल्टेज मिला है सेकेंडरी का, इसी वजह से इसके साथ आप यूनिट भी वोल्ट का लगाएंगे। अब यहाँ पर यह मतलब होता है कि ये जो आपके पास सेकेंडरी कॉइल है इसका जो वोल्टेज होगा वो 240 वोल्टेज है। इनपुट पर 120 है और आउटपुट पर कितना है 240। अब आप मुझे बताएं कि स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 है जिसके अंदर हमने इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी है वो मालूम करनी है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस 0.02 हेनरी है, यानी इस इंडक्टर की जो एल है यानी इंडक्टेंस है वो 0.02 हेनरी है, और उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है यानी आई फ्लो हो रहा है वो 2 एम्पियर है। अब आप ये बताएं कि जो एनर्जी इस कंडक्टर के और इस इंडक्टर के अंदर स्टोर होगी वो एनर्जी कितनी होगी। हमने पढ़ा था इंडक्टर के अंदर कि जब भी इंडक्टर में से करंट गुजरता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। वो एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर हुई है अब वो कितनी है, वो हमने फार्मूला ड्राइव किया था उस टॉपिक के अंदर। वो फार्मूला था E इज इक्वल टू 1/2 LI²। ये हमने डेटा सेम टू सेम जैसे लिखा गया है हमने वैसा लिखा। अब 1/2 की जगह हमने 1/2 लिखा, एल का जो वैल्यू हमने 0.02 हेनरी है वो लिखा, और आई का जो वैल्यू है यहाँ पर करंट हमारे पास 2 है जो कि ये है हमने वो लिखा। इसके ऊपर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर दिया, 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4, और यहाँ पर ये 1/2 इंटू 0.02 इंटू 4, और 4 के ऊपर ये जो 2 का टेबल है वो 2 टाइम्स जाएगा, तो आपके पास बचेगा 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 2, और जब आप इसके मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो एनर्जी का जो वैल्यू आपके पास आएगा वो 0.04 जूल है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो न्यूमेरिकल नंबर 6 है ये काफ़ी आसान है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसके अंदर हमें कहा जा रहा है कि एक कॉइल है जो स्टोर कर रही है एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और वो जो एनर्जी उसके अंदर मौजूद है वो कितनी है 0.2 जूल। यानी इस कॉइल के अंदर एनर्जी जो मौजूद है स्टोर्ड वो 0.2 जूल है, और ये एनर्जी इसके अंदर इतनी तब स्टोर हो रही है जब उसमें से करंट जो कैरी हो रहा है वो 2 एम्पियर का है। अब हमने यहाँ पर लिख दिया कि करंट उसमें से जो कैरी हो रहा है वो 2 एम्पियर का है। अब अगर करंट उसके अंदर 2 एम्पियर का है और उसके अंदर एनर्जी 0.2 जूल की है तो बताएं इस किस्म की कॉइल का इंडक्टेंस क्या होगा। अब ये इंडक्टेंस उसी कॉइल के अंदर हो रही है, इसी वजह से उस इंडक्टेंस को हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, और सेल्फ इंडक्टेंस को हम जाहिर एल के साथ करते हैं।
और यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, वो फार्मूला जो हमने इंडक्टर्स वाली टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि इंडक्टर्स एनर्जी को स्टोर कैसे करते हैं। अगर आपको वो आइडियाज नहीं आ रहे समझ तो आप हमारे वो वीडियोस जरूर देखें। तो वहां पर हमने ये फार्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल टू 1/2 Li²। यहाँ पर आपको मालूम करना है एल का वैल्यू। इसी वजह से एल के साथ ये जो 2 डिवाइड में है, जब बराबर की दूसरी साइड आया तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई का, ये हो जाएगा 2E इज इक्वल टू Li²। आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ एल का वैल्यू, इसी वजह से ये जो I² यहाँ पर मल्टीप्लाई है, बराबर की दूसरी साइड आया तो ये हो गया डिवाइड का, तो ये हो गया 2E/I² इज इक्वल टू एल। या आप ऐसे कहें कि L इज इक्वल टू 2E/I²। आपने यहाँ पर इस वैल्यू को लिखा सेम। अब आपने क्या करना है, सिर्फ इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करना है, और ये फार्मूला है इंडक्टेंस को मालूम करने का जब आपको एनर्जी दी गई हो और जब आपको करंट दिया गया हो। इस किस्म के एमसीक्यूज एमडीकेट के और बहुत सारे टेस्ट के एमसीक्यूज में आते हैं, इसी वजह से इन चीजों को ध्यान से समझ लें। अब यहाँ पर आपके पास 2 का आपने 2 लिख दिया और E को आपने E का वैल्यू लिखा जो कि आपने यहाँ पर लिखा था 0.2, और I का वैल्यू जो हमें गिवन है वो 2 है। I के ऊपर स्क्वायर है, इसी वजह से आपने भी स्क्वायर दिया यहाँ पर। 2 को जब आपने मल्टीप्लाई किया 0.2 के साथ तो आपको वैल्यू आया 0.4। 2 को जब आपने स्क्वायर किया तो आपके पास वैल्यू आया 4। अब 0.4 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो आपको वैल्यू जो इंडक्टेंस का आएगा वो 0.1 हेनरी आएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास न्यूमेरिकल है वो काफ़ी शॉर्ट भी है और एमटीकेट के हवाले से और मुख्तलिफ जो आपके एग्जाम्स हैं उनके हवाले से काफ़ी अहम होते हैं इस किस्म की चीज़ें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बाज़ औक़ात हमें मसला कर देती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये एमसीक्यूज़ कह रहा है कि एक ऐसी जनरेटर है जो प्रोड्यूस कर रहा है अल्टरनेटिंग करंट को। अब वो जो वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है वो कितना है, विद अ मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ 240 वोल्ट। यहाँ पर हम यहाँ जो हमें मैक्सिमम वोल्टेज गिवन है, हम उसको एज इन आरएमएस वोल्टेज ले रहे हैं इस कंडीशन के अंदर। तो हमने लिखा कि भाई हमारे पास जो वोल्टेज मैक्सिमम है या वी आरएमएस वैल्यू है वो 240 वोल्ट है। अब दूसरी बात यह है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द जनरेटेड एसी इज 50 हर्ट्ज, अगर यहाँ पर जनरेटर ने जो फ्रीक्वेंसी जनरेट की है वो 50 हर्ट्ज है, तो कैलकुलेट द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, वोल्टेज का पीक वैल्यू जो है वो आप कैलकुलेट करें। अब यहाँ पर हालांकि हमें जो चीज़ गिवन है वो आरएमएस वैल्यू 240 गिवन है और हमने पीक वैल्यू मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, मगर यहाँ पर या इस सॉल्यूशन के अंदर हमें काम नहीं आएगी। इसी वजह से हमने डेटा के अंदर भी नहीं लिखा, क्योंकि काम भी नहीं आनी। और यहाँ पर ये फार्मूला आप याद कर लें, जब भी आपने Vrms को कन्वर्ट करना हो पीक में, पीक वोल्टेज में, या पीक वोल्टेज को कन्वर्ट करना हो Vrms में, तो आपके पास ये रिलेशन है V peak इज इक्वल अंडर रेडिकल 2 इंटू Vrms। दूसरा काम आपके पास फार्मूला याद करने के बाद ये है कि अगर आपके पास यहाँ पर अंडर रेडिकल 2 है तो इसका वैल्यू आप याद कर लें, क्योंकि एमडीकेट के अंदर या कहीं भी अगर आप इम्तिहान देते हैं तो बाज़ औक़ात आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता और इस किस्म के वैल्यूज का आपको वैल्यू याद होना चाहिए। तो अंडर रेडिकल 2 का जो वैल्यू आपके पास आया वो आया है 1.414। Vrms का वैल्यू 240 है, वो आपने लिखा सेम। 1.414 को जब आपने मल्टीप्लाई किया 240 के साथ तो आपको जो पीक वोल्टेज आया है वो 339 वोल्ट आया है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 8 है, इसके अंदर ट्रांसफार्मर के बारे में हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें ये कहा गया है कि एक ट्रांसफार्मर है जिसको 1000 टर्न्स हैं इन द प्राइमरी कॉइल। इसका मतलब जो टर्न्स हैं आपके प्राइमरी कॉइल के अंदर वो 1000 है। तो आपने ये सेम चीज यहाँ डेटा के अंदर भी लिखी। उसके बाद एंड 200 टर्न्स इन इट्स सेकेंडरी कॉइल, और उसी ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी कॉइल है उसको जो टर्न्स हैं वो 200 है। चूंकि ये सेकेंडरी को है इसी वजह से आपने इसके साथ दे दी NS। तो ये सेम डेटा आपने यहाँ पर भी लिखी, NS इज इक्वल टू 100 टर्न्स। अब आगे सवाल यह है कि इफ द प्राइमरी वोल्टेज इज 120 वोल्ट, अगर इसको जो वोल्टेज दी गई है इनपुट वो प्राइमरी है और प्राइमरी जो वोल्टेज है वो खुद जो है 120 वोल्ट है, तो बताएं कि कैलकुलेट द सेकेंडरी वोल्टेज फॉर अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वोल्टेज होगी
यानी कि वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी वो क्या होगी इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। अब स्टेप डाउन इसने लफ्ज लिखा है, इसमें यह तो बात वाजे है कि यहां पर अगर 120 है तो सेकेंडरी में इससे वोल्टेज कम आएगी। और ये बात यहां से भी वाजे थी कि यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स 1000 थे, यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो इसका मतलब ये स्टेप डाउन है, ये हमें वोल्टेज को कम करके देगा एट द आउटपुट एट द सेकेंडरी, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ टर्न्स ही नहीं है, वायर्स ही कम है। तो जहां पर आपके पास वायर्स कम होगी तो जाहिर सी बात है वहां पर जो सेकेंडरी की वोल्टेज होगी वो भी कम होगी। अब यहाँ पर आपने ये चीजें सेम लिख दी। यहाँ पर सॉल्यूशन में हमने पढ़ा है फार्मूला ट्रांसफार्मर का, जो है ए वी एस अपान वी पी इज इक्वल एन एस अपान एन पी। वोल्टेज जो सेकेंडरी का है वो आपको मालूम करना है, वोल्टेज जो प्राइमरी का है वो आपको गिवन है, वो 120 है। और उसके साथ साथ जो नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के हैं वो 200 हैं, और नंबर ऑफ टर्न्स जो प्राइमरी के हैं वो आपके पास 1000 हैं। ये जीरो इस जीरो में कैंसिल, ये जीरो इस जीरो में कैंसिल, तो बाकी बचा 2/10। यहाँ पर बचा Vs/120। अब ये जो आपने मालूम करना है वो वोल्टेज सेकेंडरी मालूम करना है, इसी वजह से सेकेंडरी के नीचे जो ये वैल्यू है इसको आप बराबर की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा डिवाइड वाला वहां पर मल्टीप्लाई का। तो आप यहाँ पर देखें ये हो गया है 120 मल्टीप्लाई का। ये जो जीरो है ये जीरो इस जीरो को जब कैंसिल करेगा तो आपके पास बचेगा 2/1, 2/1, और नीचे 1 लिखने का कोई फायदा नहीं होता, इसी वजह से आपने यहाँ पर सिर्फ 2 लिखा। और जब आपने यहाँ पर बचा 12 तो यहाँ पर आपने 12 लिखा, 12 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो आपको वैल्यू मिला 24 वोल्टेज। यानी कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज लेगा वो 120 वोल्ट लेगा, और नतीजे में हमें आउटपुट पर जो वोल्टेज देगा वो 24 वोल्ट देगा। ये सेकेंडरी वोल्टेज है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये न्यूमेरिकल लास्ट है और इसके अंदर हमें मोशनल ईएमएफ पर न्यूमेरिकल है, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ 0.4 मीटर है। ये एक कंडक्टर है जिसकी जो लेंथ है वो 0.4 मीटर है, एंड एट अ वेलोसिटी मूव्स एट अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। और ये इस लेंथ वाला कंडक्टर जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है वो वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। ये दोनों चीजें हमने यहाँ पर लिखी कि उसकी लेंथ 0.4 मीटर है और उसकी जो वेलोसिटी है वो हमने स्मॉल v से लिखी है, वो 5 मीटर पर सेकेंड है। और परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला, यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड के ये परपेंडिकुलर चल रहा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर है वो जो है 0.3 टेस्ला है। अब यहाँ पर यह है कि मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला हमने यहाँ पर लिखी। सवाल क्या है, कैलकुलेट द मोशनल ईएमएफ इन इंडक्टर इन द कंडक्टर इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। मोशनल ईएमएफ को हम जाहिर करते हैं वोल्टेज वाली सिंबल के साथ, जिसको हम शो करते हैं फिर कैपिटल, और या आप उसको ईएमएफ के साथ भी शो कर सकते हैं, मगर हमारे बुक के अंदर कैपिटल वी से है, इसी वजह से हमने यहाँ पर कैपिटल वी लिखा है। दूसरी चीज यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, वो है कि परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जहां पर भी लफ्ज परपेंडिकुलर आता है तो मतलब वहां पर जो एंगल बनती है, जो थीटा बनती है, वो 90 डिग्री बनती है। मैंने चैप्टर से स्टार्ट से लेकर यूनिट 1 से लेकर इस यूनिट तक मैं कह सकता हूं कि मैंने 20 मरतबा इस चीज को रिवाइज किया होगा कि वो जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन के अंदर जब हम आएंगे तो हमारे पास जो फार्मूला है वो हमने ये ड्राइव भी किया था। ये फार्मूला है v इज इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा। अब यहाँ पर जो v का वैल्यू है यानी कैपिटल V है, ये ईएमएफ है, ये मोशनल ईएमएफ है, यानी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है। ये जो v है ये वेलोसिटी है, और v हमें वेलोसिटी कितनी गिवन है, वो 5 है। मैग्नेटिक फील्ड हमें कितनी गिवन है, 0.3, और लेंथ हमें कितनी गिवन है, वो है आपके पास 0.4। बाद में हम लिखेंगे साइन थीटा, और थीटा की जगह हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री। और साइन 90 का जो वैल्यू हमारे पास आता है वो वैल्यू आता है 1। इसको भी आप याद कर लें, ये भी मैंने कई मरतबा अपने वीडियोस के अंदर रिपीट की है कि साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू हमारे पास वो 1 आता है। अब जब आप इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगा 0.6, साइन 90 का वैल्यू आएगा आपके पास 1,
और 1 जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वैल्यू आएगा आपके पास वोल्टेज इज इक्वल टू 0.6 वोल्ट, या पोटेंशियल डिफरेंस या मोशनल ईएमएफ 0.6 वोल्ट की है। यानी कि इस कंडक्टर के मोशन की वजह से इस कंडक्टर के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो 0.6 वोल्ट है, और इस ईएमएफ का नाम मोशनल ईएमएफ है। यहाँ तक आई होप कि आपने सारे न्यूमेरिकल्स को आसानी से समझ लिया। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर रिकमेंड करें। इस वीडियो के बाद हम चलेंगे ऐसी सर्किट्स हमारे पास जो हैं चैप्टर नंबर 20 उसकी तरफ। तो मिलेंगे उस चैप्टर के अंदर, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।